Students, we shall be discussing today measurement of conductivity of ionic solutions. और जैसा कि हम लोग लास्ट डे का डिस्कशन किए थे, रेसिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए. रो इज द रेसिस्टिविटी, हम लोग जान रहे हैं, और रेसिस्टिविटी का इनवर्स होता था कंडक्टिविटी 1 बाई कप्पा एल बाई ए. और फिर कप्पा को अगर इधर ले आए तो R इंटू कप्पा इक्वल टू एल बाई ए. यानी कि अगर कंडक्टिविटी को मेजर करना है तो रेसिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए, और एल बाई ए जो ये डायमेंशन होता है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी एल बाई ए, इसको हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, सेल का कांस्टेंट. इसका मतलब है कि अगर इस आउट ऑफ द थ्री सेल कांस्टेंट एल बाई ए को हम लोग जी स्टार से भी डिनोट करते हैं. तो एक रिलेशन हमारा है रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट. तो इस तीनों में से कोई दो चीज़ अगर पता चल जाए तो तीसरा चीज़ निकल सकता है. हम लोग टॉपिक है कंडक्टिविटी कप्पा निकालने का, कंडक्टिविटी कप्पा. इसके लिए रेसिस्टेंस चाहिए, सेल कांस्टेंट चाहिए. तो पहले ये देखें कि रेसिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं. फिजिक्स के नॉलेज से हम लोग जानते हैं कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस या किसी वायर का, अननोन वायर का जिसका रेसिस्टेंस पता नहीं है, उसको पता करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, और उसका रेसिस्टेंस हम लोग विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर कर लेते हैं. वो तुम्हारा फिजिक्स के नॉलेज से तुमको पता है. अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी आयोनिक सॉल्यूशन का करना है. इसका मतलब आयोनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी चाहिए तो आयोनिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस भी चाहिए. एंड फॉर मेजरिंग द रेसिस्टेंस ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन वी फेस टू प्रॉब्लम. दो प्रॉब्लम यहाँ आएगा. एक तो ये आएगा कि अगर आयोनिक सॉल्यूशन से होते हुए डीसी करंट, डायरेक्ट करंट अगर थ्रू आउट फॉर ए लॉन्ग टाइम पास किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा. केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा तो जो जानते हो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक आयोनिक सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जब करंट पास किया जाता है तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है. सम सब्सटेंस आर डिपोजिटेड एट द कैथोड एंड सम सब्सटेंसेस आर डिपोजिटेड एट द एनोड. फॉर एग्जांपल मोल्टेन NaCl का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे तो एक कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पर क्लोरीन. और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पर क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो जाएगा. यानी सोडियम क्लोराइड तुम्हारा कन्वर्ट होकर हाइड्रोजन और क्लोरीन बन जाएगा. इसको कहते हैं केमिकल कंपोजिशन. ये प्रॉब्लम आएगा. दूसरा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज में तुम देखते होगे कि वो जो की होता है, की वायर को सेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए की होता है. तो वायर को या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज में की विद द हेल्प ऑफ की कनेक्ट करना इजी होता है, बट किसी सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट करें. तो ये दो प्रॉब्लम आएगा. दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन का, आयोनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी या रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी बाद में, पहले रेसिस्टेंस अगर हमको मेजर करना है तो हम लोग डीसी करंट पास नहीं करेंगे, उसके बदले हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे, एसी करंट. इसी बात. दूसरा प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन को अगर डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट नहीं करेंगे तो स्पेशली डिजाइंड कंडक्टिविटी सेल बनाएंगे. एक नमूना कंडक्टिविटी सेल का तुम्हारे बुक में है, इस तरह का होता है. इसमें क्या होता है, प्लेटिनम के वायर है. प्लेटिनम का वायर तुम देख रहे हो, दो है, और प्लेटिनम वायर का जो अंतिम छोर है, एंड है, वहाँ पर प्लेटिनम का फॉइल बना हुआ है और उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक कोट किया हुआ है, प्लेटिनम ब्लैक पाउडर कोट किया हुआ है. और इसमें जो जिस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालना रहता है आयोनिक सॉल्यूशन का, वो इस कंडक्टिविटी सेल में डाल दिया जाता है. और इस वायर को अब हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में एक ये 1.8, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर कनेक्ट करना ईजी हो जाता है. इसमें जो दोनों प्लेटिनम वायर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो L हो जाता है. डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज द डिस्टेंस बिटवीन द आयोनिक सॉल्यूशन, या लेंथ ऑफ द आयोनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं. और प्लेटिनम वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वही तुम्हारा आयोनिक सॉल्यूशन का क्रॉस सेक्शन एरिया एक रूप में ट्रीट हो जाता है. और इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कंडक्टिविटी. तो अब क्या है हमारा एक्सप्रेशन, हम देख रहे हैं कि R इक्वल टू ये होता है. तो यहाँ पर सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट का अगर डायमेंशन देखोगे लेंथ बाय एरिया, इसका डायमेंशन होगा लेंथ इनवर्स हो जाएगा.
और लेकिन होता क्या है कि हमने अभी कहा कि कंडक्टिविटी के लिए रेसिस्टेंस और सेल कांस्टेंट मेजर कर ले तो कंडक्टिविटी निकल जाएगी, लेकिन सेल कांस्टेंट का मेजरमेंट के लिए हमको एल का मेजरमेंट और ए का मेजरमेंट चाहिए। ये काफ़ी इनकन्वीनियंट और अनरिलायबल होता है, क्योंकि हम लोग जिस कंडक्टिविटी सेल के अंदर प्लेटिनम वायर वगैरह को सेट करेंगे, फिर उसका डिस्टेंस कितना रह गया दोनों के बीच में, ये कभी कभी काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी अनरिलायबल होता है। तो इसके लिए हम लोग को दूसरा क्या करेंगे, हम लोग जान गए कि तीनों आपस में रिलेटेड है, रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट। तो इसके लिए कुछ ऐसे सेल्स का हम लोग यूज करेंगे जिसका सेल कांस्टेंट पता है। हम लोग सेल कांस्टेंट कैसे पता होगा, तो पोटासियम क्लोराइड के कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसका क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी का डाटा पहले से दिया हुआ। तुम्हारे बुक में तुम देखो बोलोगे सर कंडक्टिविटी तो तभी निकलेगा जब रेसिस्टेंस और सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। हाँ, तो एनी हाउ एक आध केसेस के लिए कुछ मेजरमेंट करके, कुछ बहुत केयरफुल्ली एल और ए का मेजरमेंट लेकर किसी केस में सेल कांस्टेंट निकाल लिया गया, रेसिस्टेंस मेजर कर लिया गया, कंडक्टिविटी निकाल ली गई और डाटा तैयार किया गया। तो वेरियस कॉन्सेंट्रेशन पोटासियम क्लोराइड के अलग अलग कंसंट्रेशन पर, अलग अलग टेम्परेचर पर कितनी कंडक्टिविटी वैल्यू है, कप्पा वैल्यू है, और उसको निकाल के रखा गया है, बुक में लिटरेचर दिया हुआ है। तो उसी तरह का उसी सॉल्यूशन को हम लोग यूज करके किसी दूसरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करने से पहले पोटासियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज करेंगे जिसका सेल कांस्टेंट पता है, सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी पता है, देन हम लोग सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे उस सेल का, और जब एक बार निकल जाएगा देन पोटासियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को टेक आउट करके बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन अंडर इन्वेस्टिगेशन जिसका हमको पता करना है उस सॉल्यूशन को यूज करेंगे। चूँकि सेल हम यही यूज कर रहे हैं तो सेल कांस्टेंट पता हो गया। अब हमको रह गया रेसिस्टेंस कैसे पता करेंगे। तो रेसिस्टेंस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का फिगर होगा तुम्हारे बुक में, यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल जो यहाँ पर फिगर बनाया गया है, इसका एक छोटा सा फिगर यहाँ पर बना दिए हैं। ये कंडक्टिविटी सेल है, इसको रेसिस्टेंस 2 नाम दे दिया और इस तरह से कनेक्ट किए हैं R2 और R4 को सीरीज में, R1 R3 को सीरीज में, और ये सीरीज और लो सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। R3 और R4 दो रेसिस्टेंस लिया गया जो फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट जितना हमको लेना था शुरू में, मान लो ये 100 लेना है 100 ले लिया, या 150 लेना है तो 150 ले लिया, एंड सो ऑन, कुछ भी ले लिया, ये फिक्स्ड हो, ये कांस्टेंट वैल्यू R3 R4 का। R1 फिक्स्ड नहीं है, इसको चेंज करेंगे तब तक चेंज करेंगे जब तक कि हमारा डिटेक्टर में नल पॉइंट मतलब नो साउंड का ना आ जाए। ये हेडफोन है या दूसरा भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, डिटेक्टर का काम करे यहाँ पर जो है, जिसको कि हेड पे लगाए और वहाँ पर नल पॉइंट हमको मिल जाए। करंट के लिए हम लोगों ने AC करंट दिया है 550 से लेकर 5000 साइकिल पर सेकंड कैपेसिटी का अल्टरनेटिंग करंट दिया है। तो जब यहाँ पर नल पॉइंट मिल जाएगा देन व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। नियम यही है कि जो सीरीज में जुड़ा हुआ R1/R3 और इधर R2/R4, और इससे पता चलेगा R2 का वैल्यू हो जाएगा R1/R4, R1 × R4/R3। R2 तुम्हारा है क्या, उसका रेसिस्टेंस है जो कंडक्टिविटी सेल में सॉल्यूशन लिया गया है। तो उस तरह से R2 का वैल्यू जैसे मिल जाएगा, तो R2 का वैल्यू जब मिल जाएगा दैट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ द आयोनिक सॉल्यूशन। सेल कांस्टेंट इज ऑलरेडी नोन एंड यू कैन कैलकुलेट द कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन यानी सेल कांस्टेंट मालूम हो जाए, रेसिस्टेंस पता करना है व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस करेंगे तो कंडक्टिविटी मिल जाएगी। सेल कांस्टेंट का डायमेंशन है लेंथ इनवर्स यानी मीटर इनवर्स, और रेसिस्टेंस का होता है ओम इनवर्स। ओम नीचे है तो ओम ऊपर गया ओम इनवर्स। 1/R होता है कंडक्टेंस का होता है साइमन, और साइमन पर मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, यानी इसका यूनिट होगा साइमन पर मीटर, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और अगर स्मॉल यूनिट में लेना है तो साइमन पर सेंटीमीटर। इस तरह से कंडक्टिविटी निकल जाएगी। लेकिन कंडक्टिविटी में एक प्रॉब्लम है, सेम सॉल्वेंट सेम टेम्परेचर में अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो कंडक्टिविटी वैल्यू चेंज होता जाएगा। कंडक्टिविटी डिपेंड करता है कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसमें कितना चार्ज है, +1 +2 +3, और फिर आयन का साइज कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर सॉल्यूशन में जो आयन्स है उसका कंसंट्रेशन कितना है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है और वो वैल्यू वेरी कर जाता है। और इसीलिए फिर मूवमेंट ऑफ आयंस
पोटेंशियल गिवन पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर मूवमेंट ऑफ आयंस की सब परिस्थिति में और कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग का जो है कंडक्टिविटी वैल्यू चेंज होने लगता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट, मोर सिग्निफिकेंट वैल्यू यानी कंडक्टिविटी के अलावा एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे जिसका नाम होगा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और इसका सिंबल है लैम्डा एम। ये कैपिटल लैम्डा है, कई जगह स्मॉल लैम्डा ऐसे भी होता है, स्मॉल लैम्डा। मोलर कंडक्टिविटी, मैथमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी जो है इज गिवन बाय कप्पा डिवाइडेड बाय सी। सो दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज योर कंडक्टिविटी, दिस इज योर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन का यूनिट हमको लेना पड़ेगा मोल पर मीटर क्यूब। जबकि ऐसा होता नहीं है, हम लोग जनरली लेते हैं मोल पर लीटर, वो होता है मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ हमने सिर्फ कंसंट्रेशन, दोनों में अंतर है। हम लोग मोलरिटी एक टर्म यूज करते थे जिसको मोलर कंसंट्रेशन कहते थे, हम यहाँ पर सिर्फ कंसंट्रेशन बोल रहे हैं और इसका SI यूनिट तो यही होगा। इस तरह से लैम्डा एम का यूनिट क्या होगा, कप्पा के लिए हो जाएगा साइमन पर मीटर और नीचे हो गया मोल पर मीटर क्यूब। अगर इसको सॉल्व करें, साइमन रहेगा मीटर को -1 और -3 ऊपर गया तो मीटर स्क्वायर होगा और मोल ऊपर हो जाएगा तो पर मोल। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होगा मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। और इसका स्मॉलर यूनिट अगर लेना हो तो लेना पड़ेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो ये दो तरह के यूनिट होंगे। ये यूनिट तो तभी होगा जब हमारा कप्पा होगा मोल पर सेंटीमीटर में और कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, तब इस तरह का निकलेगा। सो दिस इज वन थिंग। लेकिन न्यूमेरिकल प्रोसेस में क्या होगा, कई बार यहाँ कंसंट्रेशन के बदले में मोलर कंसंट्रेशन दिया रहेगा, दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मोल पर मीटर क्यूब। उसको मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर न्यूमेरिकल बनाएंगे, अदरवाइज फिर रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है 1.24 साइमन पर मीटर मान लो, और कंसंट्रेशन ये नहीं देकर एम दिया हुआ है जिसको हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, यानी कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ मोलर कंसंट्रेशन, जिसको सी जनरली नहीं कहना चाहेंगे, एम कहेंगे, और वो मान लो दिया हुआ है 0.1 मोल पर मीटर, मोल पर मीटर मान लो ऐसा दिया हुआ है। तो फिर इसका लैम्डा एम से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, फिर हमको चेंज करना पड़ेगा इसको, तभी जाके इस फॉर्मूला में सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू दिया हुआ 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर इक्वल टू 0.1 मोल एट 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इतना के बराबर होता है, एंड दिस विल बिकम 10⁻³ ऊपर अगर जाएगा तो 0.1 × 1000 और हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब। इसमें कन्वर्ट करके तब यहाँ फॉर्मूला में इस ये वाला जो सी आएगा, ये एम नहीं रहेगा, फिर वो सी का वैल्यू इतना है, मोल पर मीटर क्यूब में जो होगा वो सी का लाएगा, और तब जाकर सॉल्व करोगे तो सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बुक में बने हुए, उसको सॉल्व करके लाना है। थैंक यू।